जोहार, नमस्कार। ट्राइब टीवी के इस खास शो द सोरेन शो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूं, मंगल कामनाएं पेश करता हूं। आज इस शो में जो शख्सियत हैं उनके नाम से ही झारखंड और झारखंड के आसपास के राज्य भली भांति परिचित होंगे। झारखंड में बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बट आज हमारे इस एपिसोड में वर्षा आई है। वर्षा ऋतु यह इनका नाम है। वैसे इनका रियल नेम है वर्षा लकड़ा, जो नागपुरी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और कई एल्बम्स और फिल्मों में आप इन्हें देख चुके होंगे। आज हमारे इस शो में देखेंगे भी, सुनेंगे भी, पर इनके वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा, बल्कि इनके अंदर का वो कैरेक्टर जो दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस शो में। थैंक यू, जोहार, नमस्कार एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। शुरुआत पता नहीं कहाँ से करें, बहुत लंबी बातचीत होनी है। चलिए शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। तो क्या आप बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या ये एक इंसिडेंट कुछ जीवन में ऐसा आया कि आप इस फील्ड में आ गए? बचपन से तो एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी एक्चुअली। सबसे पहले तो बचपन में मम्मी बोलती थी तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाना, या तो तुम एंकरिंग करना। एंड पापा और भैया का ख्वाहिश था कि मैं पढ़ लिख के IAS IPS बनूं। एंड ये कोइंसिडेंस है कि स्कूल में तो पार्टिसिपेट करती थी, बट स्कूल में ही थी तो मम्मी सिंगिंग किया करती थी, तो उनके साथ स्टूडियो जाती थी मैं। तो वहाँ पे ही बुल्लू घोष जी ने मुझे देखा था, एंड म्यूजिशियन जयकांत श्रीकांत जी ने, उन्होंने मेरे बारे बोला कि नया एल्बम कर रहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं। देन फिर बुल्लू अंकल घर पे आए और बस वहाँ से जर्नी शुरू है। अक्सर दो चार जो मुझे खास इंटरव्यू करने के मौके मिले, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो सिंगिंग के फील्ड में होते हैं या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो उनका बचपन का ख्वाब नहीं होता है कि वो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। बस एक आम आदमी ही हीरो बनना चाहता है। मेरे जैसा आदमी भी बचपन में सोचता है कि मुझे हीरो बनना है, और इसके बाद फिर वो बन जाता है, रिपोर्टर बन जाता है। तो खैर, ये मज़ेदार सवाल के साथ साथ इस मज़ेदार जवाब की कि कोई बचपन में हीरो हीरोइन नहीं बनना चाहता। तो फिर जब आप इस फील्ड में आई तो शुरुआत तो एक हो ही गई, आपने जैसा बताया जी। तो शुरुआत के बाद भी क्या कुछ एक एल्बम या फिल्म करने के बाद आपको लगा कि फिर आपको वापस हो जाना चाहिए, जो आप बनना चाहते हैं वही बनना चाहिए? एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज़ हुआ था सेलिम, तो सेलिम जब कर रही थी उस वक्त स्कूल में ही थी। तो पापा मेरे CISF में थे, वो हमेशा बाहर ही रहते थे। तो जब उनको पता चला कि मैं एक्टिंग शुरू कर दी हूँ, तो गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। तो मैं लगभग 2 साल मैंने ड्रॉप कर दिया था काम। अच्छा। हाँ, तो 2 साल के बाद बट एक होता है ना कि एक बार चस्का लग जाने के बाद लगता है कि नहीं अब करना है इसमें। इवन अभी भी अगर मैं सोचती हूँ कभी कि नहीं अब नहीं करूँगी काम, अब एक्टिंग नहीं करूँगी। बट होता क्या है कि इतने सालों से काम करते आ रही हूँ, और उस टाइम एक ये नया चीज़ था, क्योंकि उस वक्त रांची में एल्बम्स और मूवीज़ बनना बहुत बड़ी बात थी। और सतीश सहदेव, जब उन लोगों का एल्बम आया था जंगल, तो उस वक्त मैंने एक्टिंग शुरू नहीं किया था। अच्छा। और जब मैं उनको फिरालाल के आसपास 1-2 बार देखी तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि अरे वो हीरो जा रहा है। अच्छा। एंड जब उसके बाद मुझे ब्रेक मिला तो फिर मैं ये सोची कि जब मुझे ब्रेक मिला है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। हाँ। इसमें इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था उस वक्त, बहुत मुश्किल था ब्रेक मिलना, और जब मुझे ब्रेक मिल चुका तो मैं क्यों नहीं करूँ। हाँ, मैं अक्सर देखता था कि मतलब ट्राइबल लैंग्वेज में या नागपुरी भाषा में एल्बम बनते हैं, मूवी बनती है, लेकिन उसमें ट्राइबल्स की भूमिका, चाहे वो हीरो हीरोइन के रूप में हो या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में हो, उसकी भूमिका बहुत सेलेक्टिव होती थी या ना के बराबर होती थी। बस एक तरह से वो कह सकते हैं कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस ट्राइबल कल्चर को या इसके गीत संगीत को एक प्रमोशन तो दे रहे थे, बट उसके ट्राइबल के लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी उसमें बड़ी कम होती थी। तो आपको एंट्री मिली तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे लैंग्वेज का काम मिल रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, अपने लैंग्वेज को मैं प्रमोट कर सकती हूँ। और उस वक्त स्टार्टिंग टाइम था, मुझे लगता था कि हाँ, इसके थ्रू हम अपने इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने तक ले जा सकते हैं। हाँ, उस वक्त सीडीज़ का ज़माना था। धीरे धीरे फिर अब देखिए यूट्यूब इतना बड़ा हो गया है, इतने सारे चैनल्स हो गए रीजनल, और अभी जो चल रहा है आप लोग देखिए। अच्छा, मैं एक सवाल भूल गया, तो फिर आपने अपने पापा को कैसे मनाया, अपने घर के लोगों को कैसे मनाया?
मम्मी तो शुरू से कॉपरेट की हैं। हाँ। वो तो हमेशा शूट पे साथ नहीं रहती थी। एंड पापा को फिर मनाना पड़ा। उनको शूट पे लेके गए हम लोग। एंड सामने से जब उन्होंने शूटिंग देखा तो फिर हाँ लगा कि हाँ चलो बच्ची अच्छा कर रही है बेटी मेरी, तो इसको मौका दिया जाए। और सबसे ज़्यादा उनको मतलब दिल और दिमाग पे उनको ये बात लगी ना कि राजीव सिन्हा जी, उन्होंने अपनी मूवी बनाई थी, रमन गुप्ता उसमें थे, सुन सजना। उस मूवी में उन्होंने मुझे कास्ट किया था पहले। एंड फिर मम्मी बोली कि नहीं, इसके पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो सर अभी तो ये कर नहीं पाएगी। चलिए, ये चैलेंजेस तो अपने माँ बाप को मनाना तो वो अपने बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है। नहीं तो वो मूवी देखने सर पापा को कॉल किए, पापा छुट्टी में आए हुए थे। तो जब उन्होंने पूरा मूवी देखा एंड देन उसके बाद सर उनसे क्वेश्चन किए कि मूवी आपको कैसा लगा, तो पापा का जवाब था कि नहीं बहुत अच्छा मूवी बना है। तो सर आपकी ही बेटी थी इस मूवी में। तो वो बातें उनको लगी कि सही कहा सर ने कि अभी वहाँ पे दूसरी लड़की, वहाँ पे मेरी बेटी रहती। अच्छा। तो देन वहाँ से फिर शुरू हुआ जर्नी मेरा, अच्छे से शुरू हाँ, कंटिन्यू वो आज से 1.5-2 दशक पहले का वो दौर मुझे भी याद है कि वो बहुत कम बनते थे और लोग उस वक्त बहुत लोग यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन देखने के लिए उनके पास नहीं होती थी, या तो वो फिर मूवी थिएटर जाते थे या फिर सीडी खरीदते थे। और नहीं, नागपुरी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे बहुत से लोग। और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे कि बहुत अच्छा भी नहीं समझते थे। एक्टिंग कर रही है, देखो हीरोइन बन गई है, यहाँ डांस कर रही, वहाँ ऐसी बातें सुनने को मिलती थी उस वक्त। और अब जब इतना इंडस्ट्री डेवलप कर गया है तो अब लोग खुश होते हैं, अब देखकर खुश होते हैं, दूसरे भी आपको प्रोत्साहित करते हैं जी। तो घर वाले को तो मनाना आसान होता है, फिर आसपास रिश्तेदारों को मनाना, मोहल्ले में, फिर जब आप निकले अपनी पहली एल्बम के बाद तो लोगों का कैसे रिएक्शन थे? हाँ उस वक्त वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जब फर्स्ट एल्बम आया तो आस पड़ोस के लोग या अपने रिलेटिव्स भी थोड़ा सा वो लोग नाराज़ थे कि क्या ये एक्टिंग लाइन में चली गई है, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग था उन लोगों का। बट जब धीरे धीरे नाम हो गया तो फिर उनको खुशी हुई कि चलो अच्छा है, घर की बच्ची का नाम हो रहा है। ऐसा बस शुरुआत में तो सबको को इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ता होगा मेरा ख्याल है जी। आपके दौर में कुछ और एक आपकी को एक्ट्रेस या उस एरा में बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई, क्या लगता है कि आप उनके बीच खुद को कहाँ देखते हैं? आपके राइवलरी जो एक्ट्रेसेस रहीं, क्या वो ज़्यादा कामयाब हुई है? आपको अपनी कामयाबी से संतुष्ट हैं? मैं अपने मतलब कल्चर को लेके आज तक चल रही हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे थ्रू मेरा कल्चर डेवलप कर रहा है या लोगों तक पहुँच रहा है और मैं अपने कला संस्कृति को लोगों तक दिखा पा रही हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। बट मेरे टाइम की 1-2 एक्ट्रेसेस थी जो अभी मुंबई में भी है, उनका काम अच्छा चल रहा है। तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से निकल के वो दूसरी जगह गई, बड़े इंडस्ट्री में गई, काम कर रही हैं। तो यही सब बात है। तो आप अपनी जर्नी से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अपनी जर्नी से संतुष्ट हूँ। या लोग कहते हैं मुझे कि तुम्हें मुंबई में होना चाहिए। हाँ। ये मैं भी मानती हूँ कि हाँ, अगर मैं मुंबई जाती में भी स्ट्रगल करना पड़ता है या लंबा समय मेरे को लग जाता है स्ट्रगल करने में, तो मेरा ये सोच रहा है कि अगर मैं मुंबई जाती और वहाँ मुझे अगर काम नहीं मिलता तो मैं तो अपने झारखंड में भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये हो जाता है ना कि देखो यहाँ से मुंबई चली, होता है। हाँ डेस्टिनेशन होता है। हाँ। बट मुझे अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए मैं सोची कि मैं अपने कल्चर को छोड़ के नहीं जाऊँगी। चलिए। एंड मैं थोड़ा फैमिलियर ज़्यादा हूँ, फैमिली को सोचते हुए भी मैं सोची कि यहाँ से अगर मुंबई चली जाती हूँ तो मुंबई में देखिए हर तरह के काम होते हैं और जो एक मुंबई का जो काम होता है वो आपके अनुसार नहीं चलेगा कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। अगर उनको मूवी करवाना या सीरियल करवाना या उनके जो डिमांड्स है कि इस सीन में आपको ये करना ही होगा और सपोज दैट मैं बोलूँगी नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि एक्टिंग करने आई बट ये चीज़ें नहीं कर रही है। ये चीज़ें भी होती है, मतलब लव सीन्स एंड या इस तरह की। तो मतलब वो आपने पहले ही तय कर लिया था कि आप उस सीमा को नहीं लांघेंगे? जी, एक लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे भी सॉन्ग्स मैं करती हूँ बट एक लिमिट में करती हूँ, तो वो थोड़े से बॉन्डिंग्स हैं मेरे की, मैं इससे ज़्यादा नहीं। आपको नहीं लगता कि वो बॉन्डिंग्स जो हैं वो आपके कैरियर की ग्रोथ में एक बड़ी बाधा बनी? हाँ जी बिल्कुल। तो जो उस बाउंड्री को लांघ जाते हैं
उसे आप कामयाब कहेंगे या फिर आप खुद को कामयाब कहेंगे? मैं अपने घर को सोचते हुए मैं कामयाब हूँ कि हाँ मुझे घर से इतना प्यार मिलता है अभी भी कि हाँ ये आज तक साफ सुथरा काम की है। अच्छा, ये बातें मुझे जब कोई बोलता है कि नहीं वर्षा आज तक खराब ना काम नहीं की तो है, बहुत अच्छा जो काम। ऐसा करती हैं उनके लिए क्या क्या सोचती हैं आप? देखिए सबका अपना अपना सोच होता है ना। अब जैसे जो वहाँ जाके काम कर ली वो वहीं सेटल हो गई हैं। ये बात है ना कि वो वहीं सेटल हो गई, वहाँ का तो पूरा माहौल ही वैसा है, आपको बिंदास रहना है, बिंदास काम करना है। यहाँ अपने झारखंड में एक लिमिटेशंस है, जैसा कि आप भी जानते हैं अपना बहुत से अपने कमेटी वाले भी हैं यहाँ पे। अगर कुछ ज़्यादा अगर कुछ सीन्स हुआ तो तुरंत उस पर क्लेम लगता है कि नहीं अपने नागपुरी कल्चर को ऐसे नहीं करना है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। ये आपने अपने लिमिटेशंस बनाए थे या फिर आपको बड़े कैनवास पे जाने में डर लग रहा था? डर की बात नहीं, मैं तो पहले भी बोली ना कि मैं फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। फैमिली भी आपके साथ चल जाती? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि फैमिली भी साथ साथ चले जाए। हाँ। एक चीज़ देखने को मिलता है कि नागपुरी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाई जिस तेजी के साथ पॉपुलर भी हुई और उन्होंने अपनी जगह बनाई पूरे देश में, बल्कि हम कहेंगे पूरी दुनिया में, भोजपुरी इंडस्ट्री। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज और नागपुरी इंडस्ट्रीज, इन दोनों के बीच आप क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या अच्छी और बुरी की मतलब भोजपुरी कामयाब क्यों है, नागपुरी फेल, मतलब उस मामले में थोड़ी नाकामयाब क्यों रही? देखिए नागपुरी में एक बात ये भी बोलूँगी कि यहाँ पे हमें सपोर्ट भी नहीं मिला। यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना फिल्म इंडस्ट्री नहीं है भोजपुरी में, वहाँ का अपना फिल्म इंडस्ट्री है। वो लोग अब सोचिए वो लोग शूट करते हैं, फॉरेन जाके शूट करते हैं, उनके हाई बजट्स रहते हैं। यहाँ पे तो हमारा रिकवरी भी नहीं होता है अगर मूवी कोई बनता भी है तो दैट्स वाई कि यहाँ पे है जो सोचना पड़ता है कि मैं मूवी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, रिकवरी होगा या नहीं होगा। बस यहाँ के इंडस्ट्री ज़्यादा एल्बम में ही रह गए। इस कारण मुझे लगता है कि हमारा जो इंडस्ट्री वो ग्रो नहीं कर पाया। और भोजपुरी में देखिए सारे बड़े कलाकार हैं वहाँ के, उनकी खुद के भी बहुत सारे चैनल्स हैं एंड उनका जो इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। या एक बड़ा तबका भोजपुरी भाषा बोलता है, समझता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस चर्चा को थोड़ी सी गैप को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं वर्षा ऋतु, नागपुरी भाषा की, झारखंड की जानी मानी अभिनेत्री और मॉडल। वर्षा जी, हम जहां बात कर रहे थे भोजपुरी और नागपुरी के बीच के फासलों को समझने की कोशिश कर रहे थे। भोजपुरी शायद आज से 20 साल पहले वही खड़ी थी जहां इस वक्त नागपुरी खड़ी है। तो 20 साल का जो वो सफ़र है वो और बचा हुआ है नागपुरी के लिए, या फिर कुछ और फैक्टर है? देखिए आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप इंडस्ट्रीज में हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि भोजपुरी इतना ज़्यादा डेवलप है, तो भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो जितना मतलब बिहार जितना मतलब भोजपुरी लैंग्वेज वाले हैं, वो एक ही भोजपुरी अगर है तो वो हर जगह पे वही चल रहा है। एंड अपने झारखंड में है कि कुछ कुछ जगह चेंज होते, यहाँ के लैंग्वेज भी चेंज होते गए हैं। खोटा है, नागपुरी है, संथाली है, कुड़ुक है, हो है। तो इस कारण जो भोजपुरी जो है वो पूरी बिहार की भाषा, पूरी बिहार की भाषा हो गई, मैथिली को छोड़ दिया जाए। हाँ जी। तो इस कारण है कि वहाँ के जो पब्लिक है वो उस चीज़ को देखते हैं। और अपने झारखंड में है कि एरिया वाइज जैसे अगर हम संथाल चले गए तो संथाल इंडस्ट्री नागपुरी से बड़ी है। मुझे ये पता है कि वहाँ की जो संथाली है वो नागपुरी से ज़्यादा चलती है, और संथाल वाले नागपुरी नहीं सुनते हैं। आई थिंक संथाली चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनते हैं। मैं भी संथाली हूँ, मैं भी सुनता हूँ। जैसे कि हमें सुनने में आता है कि वहाँ पे है कि नागपुरी कम सुना जाता है, संथाली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस कारण है कि एरिया वाइज जो लैंग्वेजेस चेंज है, इस कारण भी इंडस्ट्री में थोड़ा असर पड़ता है। या एक हालांकि नागपुरी ने भी उसे कॉपी करने की कोशिश की, भोजपुरी के पैटर्न को लटके झटके और कुछ वल्गर वर्ड्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया नागपुरी ने, बट दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। या। हाँ, तो भोजपुरी के कामयाबी की क्या यही वजह है
कि आपको उसमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती, सारा मसाला मिल जाता है। जी, वो सही कहा आपने कि भोजपुरी में है कि पूरा मसाला डाल के उसको परोसा जाता है। तो अभी जो यंगस्टर्स है उनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इस कारण भी भोजपुरी और वीडियोस भी वैसे ही बनते हैं, थोड़ा बोल्ड बनता है। इस कारण भी है कि इंडस्ट्री थोड़ा वहाँ मतलब उनके बोल भी बोल्ड होते हैं और सीन भी बोल्ड, सीन्स भी बोल्ड होते हैं। कोशिश की नागपुरी के लोगों ने इस पर? कुछ लोगों ने कोशिश की थी, बट उनको बैन किया गया कि नहीं, हमारे कल्चर में ऐसा है नहीं। हमारा कल्चर सादगी से चलता है, सादगी है हमारे कल्चर में, तो उसको सादगी ही रहना चाहिए। तो इस कारण फिर तो मतलब नागपुर इंडस्ट्रीज के लोगों ने ही अब उन्हें सेंसर कर दिया? जी, जैसे हमारा एसोसिएशंस भी है, उसके थ्रू भी उन लोगों को ये चीज़ बोला गया कि नहीं, हमारे जो कल्चर है उसको खराब ना किया जाए। अच्छा, देखिए वेस्टर्नाइज हुआ, आधुनिक हुआ है। पहले सिंपल लोग ड्रेस पहनते थे, ऑनली जींस टॉप, बट अब वेस्टर्नाइज हुआ, लोग स्कर्ट पहन रहे हैं, टॉप शॉर्ट क्रॉप टॉप्स यूज़ कर रहे हैं, बट ड्रेस के लिए ही बस। हमारे गाने अगर कोई डबल मीनिंग सॉन्ग बना भी देता है तो उनको रोका जाता है कि नहीं, ऐसे गाने मत बनाओ। तो बहुत से ऐसे गाने हैं जो यूट्यूब में चढ़ने के बाद भी उतारा गया है। अच्छा, हाँ, बहुत से ऐसे गानों का हुआ है कि नहीं, आप ऐसे सॉन्ग कैसे बना सकते हो नागपुरी में, तो यूट्यूब से फिर उनको उतारा भी गया है। अच्छा, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ने भोजपुरी में भी उन्हें काम करने का मौका मिला, आपके लिए भी कोई ऑफर आया था? हाँ, मैंने भी किया है भोजपुरी में। अच्छा, भोजपुरी मूवी भी की थी मैं, बेटा होके तो ऐसन, वर्ल्ड वाइड से रिलीज़ हुई थी वो, और सारे स्टार कास्ट मुंबई के ही थे, तो अच्छी मूवी बनी थी वो। और एल्बम्स भी मैंने किए हैं भोजपुरी में। बट भोजपुरी में भी देखिए दो तरह के काम होते हैं, एक बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है और एक एकदम सादगी वाला, वहाँ पे भी होता है एकदम वो मतलब गंगा किनारे मोरा गांव हाँ जी टाइप की मूवी भी भोजपुरी में बनती जी है। जी। तो मेरी जो मूवी थी लाइक उस टाइप की ही थी, या फैमिली के साथ बैठ के देख सको। एंड सॉन्ग्स भी जो मैंने किए उसी टाइप की किए हैं, बिल्कुल सुनने में भी बहुत मधुर लगे, उस टाइप के सॉन्ग्स किए मैंने भी। अच्छा, बॉलीवुड से कभी कोई ऑफर आया, बॉलीवुड से या टॉलीवुड से या फिर साउथ की मूवीज से? साउथ की मूवी से तो एक बंदा है कॉल किया, मगर मैं उनको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मे बी फ्रॉड होगा। और बॉलीवुड के जैसे सीरियल्स वगैरह तो मैंने किए हैं। मौर्या टीवी के लिए मैं की थी, कॉमेडी सीरियल था, 7 महीने उसको शूट चले थे। अच्छा। अरे भाई धत्तेरी की, सुख सरन जी का था वो। और फिर अभी हाल फिलहाल में एन टीवी के लिए भी मैं की थी, मौकाए वारदात, फुल एपिसोड में मैं थी। तो ऐसे अगर रांची आके शूट चलता है मुंबई वालों का, तो उसमें तो मुझे कॉल किया ही जाता है। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपकी सबसे कामयाब मूवी और सॉन्ग कौन सी रही? किसी एक का तो नाम नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। सीडी के ज़माने पे थे तो पहला एल्बम ही बहुत ज़्यादा हिट रहा था, सेलेम। हाँ। वो एक शॉर्ट मूवी थी। हाँ। तो वो एल्बम ही बहुत ज़्यादा चला था। उसके बाद कुंवारा एल्बम, एंड फिर ए हमर पूनम रे सॉन्ग चला था। हाँ, ये हमर पूनम रे तो ज़बरदस्त हिट रही। जी जी। हाँ। एंड फिर जो है सीरीज़ का था व्हाट्सएप की रानी, मैं फेसबुक का राजा। अच्छा, वो सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा अच्छा, चला। तब तक व्हाट्सएप फेसबुक आ चुका था। जी। एंड अभी कोविड के वक्त रिलीज़ हुआ था स्कूल से तो के चाहो ना, वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट रहा। ये हमर पूनम रे तो वो हम भी कभी पार्टियों में बजाते हैं उसे, और वो बड़ा चाव से सुनते हैं। एक चीज़ देखी है हमने कि ठीक है, नागपुरी जितना पॉपुलर हुआ उतना ठेठ नागपुरी जो है वो पॉपुलर नहीं हो पाया। जो ठेठ भाषाओं में बनी, चाहे उरांव की, वो कुड़ुक भाषा की हो, या जिसे ठेठ वाले कहते हैं, ठेठ वाले पॉपुलर नहीं हुए। शायद लोगों को वो समझ में नहीं आया, या क्या रीज़न रहे, या लोगों ने, इंडस्ट्रीज के लोगों ने उसे प्रमोट ही करना नहीं चाहा? नहीं, वैसी बात नहीं है। ठेठ गाने तो हमने भी किए हैं। अच्छा। हम लोगों ने भी ठेठ सॉन्ग किया है। और अभी रिसेंटली एक सॉन्ग हिट हुआ है ठेठ का, हिचकी सॉन्ग, हिचकी। अच्छा। वो सॉन्ग तो बहुत हिट हुआ, वो तो ठेठ का ही सॉन्ग है, वो ठेठ सॉन्ग ही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है नागपुरी और ठेठ नागपुरी के बीच का एक्सपेरिमेंट, जो फ्यूज़न हम कर रहे हैं, ये क्या लोग कभी इस बारे में रिस्पॉन्स करते हैं कि आपने तो मतलब ठेठ को भी ठोक के रख दिया? मतलब
उसकी बिगाड़ के रख दी? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। देखिए ठेठ का भी ना एक एरिया बना हुआ है, वो सिमडेगा खुटी उस तरफ, हाँ। वो लोग ज़्यादा ठेठ सॉन्ग वो लोग बनाते हैं और करते हैं, उधर के ही आर्टिस्ट है। अच्छा। और जो आधुनिकीकरण शुरू हो गया इंडस्ट्री में, आधुनिक नागपुरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हमारे इधर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, वो चूंकि बोलचाल में भी लोगों की जुबान पे चढ़ी हुई है, जी। तो वो उसको समझना और बोलना भी आसान होता है। भोजपुरी की तरह वो भी बहुत मीठी होती है। और तो एनीवे, भोजपुरी की अपनी दुनिया है, नागपुरी की अपनी दुनिया है। जी। इस वक्त कहाँ खड़ी है नागपुरी इंडस्ट्री? क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ कि अब चीज़ें थोड़ी कम बनने लगी है। और अगर यही हाल रहा तो पता नहीं नागपुरी इंडस्ट्री कहाँ रहेगा। मैं तो खुद सोचती हूँ, चिंता है मुझे कि अपना इंडस्ट्री रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मूवीज़ ही नहीं बन रही है। और यूट्यूब चैनल तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हो गए, घर घर में यूट्यूब चैनल हो गया है। तो इससे हो रहा है ना कि बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों को ब्रेक नहीं मिल रहा है। अगर मूवी बनती है तो हमारे कहाँ अभी 4-5 साल पहले तक हर हफ्ते एक गाने रिलीज होते थे और लोगों की जुबान पे चढ़ जाते थे। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि 2-3 महीने में मैंने किसी गाने को हिट होते हुए और जुबान पर चढ़ते बात नहीं, रिलीज हुई अभी कैमरामैन फोकस करो, नीतीश कश्यप का वीडियो है जो उन्होंने उस पे एक्ट किया है। हाँ। वो गाना भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है। फिर दिल तरसत है आयुष फिल्म की सॉन्ग, वो कैमरामैन फोकस करो, ये मैंने भी सुनी। हाँ जी। तो इधर 2-3 सॉन्ग्स है जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। बट बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने ये रखती है ना कि एल्बम में तो चलो न्यू आर्टिस्ट लोग जो है, न्यू कमर्स है, वो लोग कर रहे हैं, एंड हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी तो है, उनको भी तो मिलना चाहिए काम। तो उनके लिए यहाँ पे मूवी बनना चाहिए, या तो यहाँ पे सीरियल, रीजनल सीरियल में भी काम मिलना चाहिए, बने तब तो काम मिले ना। तो ऐसा होता है कि मूवी में तो बहुत सारे आर्टिस्टों का ज़रूरत होता है, तो उसमें नए पुराने सबको ब्रेक मिलता है। बिल्कुल। तो मतलब टेक्निकल साइड भी है, उनको भी काम मिलता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उसमें रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मूवी नहीं बन रही गिने चुने बहुत साहस करके लोग सोचते हैं कि चलो मूवी बनाते हैं, तो वो इक्का दुक्का मूवी बन रही है। तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प करना होगा, हमारे सपोर्ट करना होगा। तो फिल्म सिटी की बात चली थी कि फिल्म सिटी यहाँ डेवलप किया जाएगा। फिल्म सिटी की बात चली थी, एंड सब्सिडी, जब सब्सिडी अनाउंस हुआ था उस वक्त बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी थी यहाँ पे। एक साल में मैं खुद 4 मूवी की थी, 4 से 5 मूवी की थी जब सब्सिडी अनाउंस हुआ था उस वक्त। एंड उसके बाद यहाँ के जो मूवीज़ है उनको सब्सिडी में भी शायद नहीं मिला। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स होपलेस हो गए कि हमें तो इतना खर्च करके भी इतना अच्छा मूवी बना, सब्सिडी मिला भी नहीं, मूवी बनी, खर्च भी हुआ, पर सब्सिडी नहीं मिली। हाँ, मैं उस वक्त ही थी मोरगांव मोर देश, मोर प्रतिज्ञा, देवा रिक्शा वाला, दिलबर, ये 4 मूवी तो मैं, इसका तो पता है मुझे कि इनको सब्सिडी नहीं मिली। अच्छा। उस ईयर मैंने एक साथ 4 मूवी किए थे। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स हताश हो गए, वही सोचते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है हॉल रिलीज करने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। पहले था कि मीनाक्षी रीजनल मूवीज वहाँ लग जाती थी, अब तो वो हॉल भी बंद हो गया। मीनाक्षी प्लाजा इन सब जगहों पे फिर जब मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया तो फिर वो जगह भी छिन गई। जी, उसके कारण प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। सोर्स पैरवी के थ्रू अगर मूवी रिलीज भी होती तो 1 वीक काफ़ी है। तो बस ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं आप? मैं तो हमेशा से ये बोलते आई हूँ कि अगर मूवी यहाँ पे बनती है तो उसको रिलीज़ किया जाए, टैक्स फ्री फ़िलहाल किया जाए यहाँ के मूवीज़ को। दूसरे स्टेट में देखें, और हॉल में ये कंपलसरी होना चाहिए कि एक शो कम से कम रीजनल मूवी लगनी चाहिए, मतलब शो दिखानी चाहिए। दूसरे स्टेट्स में आप देखिए हर जगह पे ये कि रीजनल मूवीज़ को 1 शो कम से कम कंपलसरी मस्ट कर दिया जाए, मस्ट किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, पिछली सरकार ने यह कोशिश की थी, एक वो सब्सिडी वाली योजना लाई थी, और एक उन्होंने बोर्ड का गठन भी किया था। अनुपम खेर पहले बने थे, फिर मेघनाथ जी बने। तो ये कोशिश की थी, तो उस वक्त एक बूम तो जरूर देखा गया, पर इस गवर्नमेंट के आने के बाद वो भी शांत हो गया। राज्य में अक्सर अलग अलग पॉलिसी की बात होती है, और वो कभी स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात होती है, फिल्म या एंटरटेनमेंट पॉलिसी की
बात नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम समझते हैं कि क्या इंडस्ट्री में नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी आनी चाहिए जो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ इस शरद ऋतु को गर्म करने वर्षा ऋतु आई है। बारिश भी है इनके पास और कुछ शब्द हैं, कुछ भाव हैं जो हम इस शो में सुन रहे हैं, जान रहे हैं। झारखंड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, माइनिंग के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट उसके लिए बड़ी फिक्र भी करती है और कभी कंट्रोवर्सी में भी आ जाती है। वही बहरहाल स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा एसेट है इस स्टेट के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इस यहाँ की कल्चर वो भी एक बहुत बड़ी एसेट्स है जिसको झारखंड सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अब तक की इस 20 साल की गवर्नमेंट में आपने क्या जज किया, क्या देखा कि गवर्नमेंट उसके लिए कितनी सीरियस है? छोटी मुँह बड़ी बात होगी, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ के आर्टिस्टों के लिए गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे रही है। आप दूसरी जगहों पे देखो कि जो हर स्टेट में होता है कि सम्मान समारोह, वहाँ के आर्टिस्टों को, लोकल आर्टिस्ट को सम्मानित किया जाता है। जो चलो जो जिन्होंने अपने कल्चर को लेके बहुत कुछ किया है, बहुत उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस टाइप का एक हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मानित किया जी। तो यहाँ के आर्टिस्ट जो आज तक अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, आज तक हमारी जो नागपुरी इंडस्ट्री चल रही है, जैसे तैसे भी चल रही है, बट चल रही है। हाँ, उड़ान भरोसे चल रही है जी। बट यहाँ के आर्टिस्टों को एक वो सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये लगता है। ये मेरा पर्सनल थॉट है। कोविड के दरमियान कई आर्टिस्टों ने गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प की भी डिमांड की थी। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति भी बताई थी, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मदद हो पाई। कोविड के वक्त बहुत बुरा हाल था यहाँ के इंडस्ट्री के बहुत से आर्टिस्टों का, इवन यहाँ के ग्रुप के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो एल्बम्स बनते हैं, मूवीज़ बनते हैं, जो एक जेन्युइन जो मेहनताना मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं पाता है। बिकॉज कि बस वही बात है, फिर से वही बात बोलूँगी कि बजट नहीं रहता है। लो बजट है, लो बजट में आप इतना बजट है, आप इतना ये सॉन्ग निकाल दो, इतना बजट है, इतनी में मूवी निकाल दो। तो दैट्स वाई कि यहाँ की जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ कुछ नहीं कर पाई। मतलब ये वाला हाल हो गया मजदूरी वाला, पर डे का काम करना है, पर डे का इतना मिल रहा है, वो पर डे में खत्म हो जा रहा है। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स हो नहीं रही है। हाँ, सेविंग्स हो नहीं रही है। तो कोविड के वक्त ग्रुप के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे। एंड बस वही मैं बोलूँगी कि थोड़ा यहाँ के आर्टिस्टों को सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे साहित्य और कला से जुड़े हुए लोग साहित्य अकादमी की डिमांड रखते हैं, फिल्म और एल्बम या मूवीज से जुड़े हुए लोगों के लिए भी क्या वो भी इस तरह की कुछ डिमांड रखते हैं? कभी आप लोगों के बीच इसकी चर्चा होती है? ये चर्चा होती है कि एक उम्र हो जाने के बाद जैसे पेंशन्स आर्टिस्टों को भी मिलता है, तो यहाँ पे बातें हुई है, बट मुझे शायद मालूम नहीं पेंशन की बात हुई है और वो मिल रही है कि नहीं, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो जैसा मुझे पता है शायद नहीं मिल रही है। हाँ, तो हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक लोगों को पद्मश्री जरूर मिल गए। हाँ जी, लेकिन वो पेंशन वाली बात मुझे नहीं, पेंशन वाली बातें हुई थी। और ये मुद्दा में भी गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई है ये बात कि यहाँ के आर्टिस्टों को भी पेंशन दिया जाए, तो उससे थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा। जो पुराने आर्टिस्ट जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तो हेल्प हो ही जाएगा। कुछ थोड़ा मोड़ा भी है बट हो। तो आपका जो एसोसिएशन है, नागपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की अपनी तरीके की कोई रोड मैप आप लोगों ने बनाया है कि हमें ये करना चाहिए, गवर्नमेंट से ये हेल्प मिले, इंडस्ट्री को हम इस तरह से, तो वो रोड मैप क्या है? देखिए, एसोसिएशन वाले पेंशन की बात वहाँ तक पहुँचाए हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके अभी हमें जाना है सर तक, मतलब गवर्नमेंट तक जाना है, वो मुद्दे वहाँ पे देने हैं।
तो वो मैं अभी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ पे जाने के बाद ही वो बात ये हो। चलिए उसको आगे आने वाले वक्त के लिए छोड़ के देते हैं। आजकल आप शहर के कई जगह दिखाई देते हैं होर्डिंग्स में जी। जो बीएलओ के रूप में मतदाता को जागरूक कर रही हैं और अपना वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए या फिर वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए। चुनाव को लेकर के आपकी क्या मंशा है? चुनाव को लेके अभी देखिए, चुनाव के लिए भी हमें तो कॉल किया ही जाएगा, एड्स बनेंगे ही। तो उस वक्त है कि अब मैं क्या बोलूँ, ऐड बनेगा, लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसे बीएलओ का जो ऐड है वो दो ऐड मैंने किए हैं। तो आलोक भारती मैम, उनके थ्रू हुआ था वो काम। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि इंडस्ट्री में इतने साल देने के बाद अभी मुझे मतलब ये मौका मिला कि मैं होर्डिंग्स में दिखूं और वो भी ऐड के थ्रू। और यहाँ के आर्टिस्टों का एक और भी ख्वाहिश है ना कि जैसे कि दूसरी जगहों पे, दूसरे स्टेट्स में होता है कि लोकल कोई शॉप है या कुछ भी है तो वहाँ के लोकल आर्टिस्टों का होर्डिंग्स लगा रहता है। वहाँ के आर्टिस्टों को ऐड करवाया जाता है। आने वाला था कि कमर्शियल एड्स, हाँ, कमर्शियल एड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं आर्टिस्टों को। तो एक पब्लिसिटी में ये भी कमी हो जाती है। कमर्शियल ऐड मिले, उसके होर्डिंग्स लगे तो उसके थ्रू भी आर्टिस्ट और पॉपुलर होते हैं। तो एक ये भी हमारा माइनस पॉइंट है यहाँ पे। खैर कमर्शियल एड्स के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं और उनके बट ये जो मेरा होर्डिंग लगा इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज पूरे झारखंड से मुझे कहीं ना कहीं से कॉल हमेशा आता ही था। आपका यहाँ होर्डिंग देखे, आपका यहाँ देखे। अक्सर ऐसा होता है कि एक फेज के बाद एक्टर हो या एक्ट्रेस, उन्हें राजनीति में आने का मौका मिलता है। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं चाहती। मतलब नहीं चाहती या मौका भी नहीं मिला है? नहीं, मौका मिला है मुझे। आई थिंक मुझे 5 साल पहले से बोला जा रहा है कि आपको यहाँ से खड़ा करेंगे, आपको वहाँ से खड़ा करेंगे। सॉरी, अभी मुझे नहीं करना। किस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ये? वो मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी, मगर है एक दो लोग हैं जो कि जैसे मैं बीआईटी की रहने वाली हूँ, तो उधर उर्मांझी की तरफ से भी मुझे कॉल आया था कि यहाँ पे मतलब इस बार आपको चलिए खड़ा करते हैं। तो मैं मतलब विधानसभा और लोकसभा के लिए? जी जी। क्यों मना कर दिया? क्या राजनीति पसंद नहीं है या राजनीति अभी आपने सीखा नहीं है? जो बोलिए, मैंने सीखा नहीं है, मुझे राजनीति करना आता नहीं है। और अगर सीख गए तो फिर पसंद भी आने लगेगा। देखा जाएगा इन फ्यूचर। हाँ, राजनीति को लेकर के आपकी क्या सोच है? ये अच्छी जगह है या फिर अभी आप कुछ दिन और अपनी नागपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को अपना वक्त देना चाहती हैं? मैं अभी और देना चाहती हूँ। मतलब अभी आपका वक्त पूरा नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी राजनीति को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति भी ठीक है, करने को कुछ मिले तो अपना जितना बेस्ट होगा मैं करूँगी। राजनीति के थ्रू भी जितना लोगों का हेल्प करना होगा। बंगाल की नुसरत जहाँ को एग्जांपल ले लीजिए, वो या फिर मिथुन चक्रवर्ती हो गए। खैर मिथुन चक्रवर्ती तो काफ़ी अरसे बाद वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन नुसरत जहाँ तो अपनी पीक पर ही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। तो वो मौका आप क्यों मंगवाना चाहती हैं? मैं देखिए अभी फ़िलहाल इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे नागपुरी इंडस्ट्री को भी और आगे जाना चाहिए। बस उन्हीं चीज़ों में लगी हुई हूँ, किस तरह हमारा नागपुरी इंडस्ट्री डेवलप हो। नागपुरी खुद अपनी सांसें तलाश रहा है, तो आप उसमें अपनी सांसें क्यों डुबो रही हैं? अपना दम क्यों घोट रही हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। राजनीति में आऊँगी बट कुछ साल के बाद। अच्छा। देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए तो जाऊंगी। तो जब ऐसा लगा तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। कौन से पॉलिटिशियन आपको पसंद है? अभी किसी एक का नाम लूँ तो फिर दूसरे बुरा मान जाएंगे। 2 का ले लीजिए। देखिए, ऐसे महुआ मैम से ज़्यादा थोड़ा क्लोज हूँ और कुछ भी ऐसा होता है तो उनसे मिलना होता है। बाकी सारे ठीक है, सारे अच्छे हैं। सब अपने अपने तरीके से, अपने जितना उनका होता है वो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं आज तक। और
कोई ज़रूरी नहीं है जो अभी जिंदा है हम उन्हीं का नाम ले, जो स्वर्गवासी हो गए उनके भी कुछ आदर्श छूट गए हैं धरती पर। तो मुझे लगता है कि कभी आपने उन लोगों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, क्या? उतना डीपली मैं किसी के मतलब बारे में नहीं स्टडी कर पाई, सही बात है। वाजपेयी जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनके जो टाइमिंग जो था टाइमिंग पीरियड था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम में भी, और उनकी बातें बहुत अच्छी थी। एंड अभी राइट में मोदी जी हमारे अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं होने वाली थी उन चीज़ों को उन्होंने कर दिखाया है। तो खुशी होती है कि चलो मैं आज हूँ, यहाँ हूँ, और जो आज जितनी चीज़ें चेंजेस हो रही है वो मैं देख पा रही हूँ। झारखंड में कई अहम मुद्दे हैं जिसमें आपकी मैं राय चाहूँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि झारखंड आंदोलन से तैयार हुई यह स्टेट है और वो आंदोलन का सिलसिला अब भी चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरिन शो। द सोरिन शो में हमारे साथ हैं जानी मानी मशहूर एक्ट्रेस वर्षा लकड़ा उर्फ वर्षा ऋतु। झारखंड में कई मुद्दों पर एक साथ आंदोलन शुरू हो जाता है और हर तरफ से आंदोलन की शोर, आंदोलन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जाहिर है जो कलाकार होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो समाज की संवेदनाओं से जुड़ा रहता है, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा रहता है, और फिल्म और गानों के ज़रिए वो कभी कभी दिखाई भी देते हैं। हालांकि फिल्म या गानों को अभी तक हम सजना सजनी और रोमांस से बाहर निकाल नहीं पाए हैं, फिर भी कुछ गाने ऐसे ज़रूर बनते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे इनके मधु मंसूरी जी के गाने हैं, गाँव छोड़ब नहीं, जो मेघनाथ के साथ उन्होंने, तो ऐसे कई गाने बने, लेकिन उसको नागपुरी इंडस्ट्री में वैसी चीज़ें ली नहीं गई या नहीं बन पाई, बट उसके बगैर भी वो चीज़ें पॉपुलर हो गई। तो यहाँ की जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, और कभी सरना कोड की, तो कभी आरक्षण की, तो कभी 1932 के खतियान की, इस तरह की चीज़ों को जब आप लोग सोचते हैं तो खैर ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं है या राजनीतिक पृष्ठभूमि से में आप जाना भी नहीं चाहते, बट सोचते तो ज़रूर होंगे। और आपकी बातें हमारे लिए बहुत अहम है कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? सोचती तो हुई, और जल जंगल ज़मीन जो अपना यहाँ का जो एक ये नारा रहा है हमेशा से, उसको हम लोग सॉन्ग के थ्रू भी बहुत से सॉन्ग्स में उन वर्ड्स को भी यूज़ किया है हमने। अपना जो जैसे स्थापना दिवस हो गया, आदिवासी दिवस हो गया, उसमें जो सॉन्ग्स बनते हैं, तो यहाँ के हमारे जो क्रांतिकारी जो इतना उन्होंने अपना समय दिया, उनको याद किया ही जाता है। तो इन सब बातों को सोचती तो हूँ कि हाँ, जैसे 1932 हुआ, सरना कोड हुआ, तो एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट का कोई ये होता है ना जात ना धर्म, वो हर मतलब सबके लिए समान है। तो वैसे काम हमारे पास भी आते हैं कि आज इनका ये करना है, आज उनका ये करना है। थोड़ा आर्टिस्टों को सोचना पड़ता है इसके लिए कि किसी एक पर्टिकुलर किसी के लिए अगर काम करते तो कहीं अगला ना गुस्सा हो जाए। तो इसलिए हम लोग है कि सोच समझ के सबके लिए एक सेम व्यवहार लेके चलते हैं। मध्यम मार्ग। लेकिन जैसे कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, क्या लगता है कि यहाँ की जैसी डाइन प्रथा है या फिर विस्थापन है, इन सब चीज़ों पर कुछ मूवियाँ ज़रूर बनी है, और शायद कभी आपको भी काम करने का मौका मिला होगा। एक धुमकुड़िया मूवी बनी थी जी, धुमकुड़िया में मैंने भी किया है जी, मुझे याद है। और तो उन सब चीज़ों को फिल्मों में, वो ये जो सामाजिक मुद्दे हैं झारखंड के, वो फिल्मों में कितने प्रतिबिंबित होते हैं? जो नागपुरी फिल्म बनती है या यहाँ जो लोकल फिल्म बनती है। देखिए, एक कोई भी मूवी हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस तो रहता ही है। एज इट इज़ कोई बिल्कुल नहीं दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो रियल में कुछ ज़्यादा ही घटित हुई रहती है, और उन चीज़ों को अगर मूवी पे दिखा दिया जाए तो मे बी वो दूसरा रूप ना ले ले। हाँ। ये चीज़ें को भी सोच के वो चीज़ बनाया जाता है। बट
अभी भी हमारे झारखंड में ये चीज़ तो है, हम्म, बहुत से जगहों पे ये सुनने को मिलता ही है। बहुत इंटीरियर कहीं पे है तो डायन प्रथा के लिए सोच के उसको मार दिया गया, ये चीज़ें अभी भी सुनने को मिलती है। बट अब मुझे ये लगता है कि पूरा देश विकसित हो रहा है, तो इन चीज़ों पे भी ना लोगों का थॉट चेंज होना चाहिए। हालांकि अभी काफी सुधार हुआ है। हाँ, पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले से काफी हाँ। सुधार हुआ, नहीं तो पूरे फैमिली जो है कत्ल कर दिए जाते जी। थे डाइन के नाम पर के। ये जरूर है। विस्थापन के मुद्दे पर लेकर भी कुछ फिल्में बनी, कोरा राजी वगैरह बनी। इसके बाद जैसे धूमकुरिया बनी जिसमें आपने भी काम किया है। तो सामाजिक मुद्दे की फिल्म और एक मनोरंजन की फिल्म, इन दोनों में ज़्यादा कामयाब किसे मानते हैं? वैसे तो मेरे नज़रिए से मनोरंजक फिल्में ही ज़्यादा कामयाब होती हैं, जी। लेकिन एक आर्टिस्ट के रूप में आप दोनों में ही काम करना पसंद करती होंगी। हाँ, एज आर्टिस्ट तो मैं दोनों में काम करना पसंद करती ही हूँ। और ज़्यादा तो लोग एंटरटेनमेंट में ही फोकस करते हैं कि हाँ एंटरटेनमेंट एंड जी। एंटरटेनमेंट। बट सामाजिक मुद्दों को मैं खुद पर्सनली ये चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो मैं दिखा पाऊँ कि हाँ, अगर उसके साथ ऐसा घटित हुआ था तो सेम चीज़ मैं उस पिक्चर पे दिखा पाऊँ, खुद वो एक्ट करके उसके फीलिंग्स को दर्शा पाऊँ। आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो आपके कौन से कैरेक्टर अभी अधूरे रह गए हैं जो आप करना चाहते हैं? मेरा जो ख्वाहिश था कि हाँ, मैं खून भरी मांग में जो रेखा जी ने काम किया था, बिल्कुल पहले सिंपल रहती हैं एंड बाद में एग्रेसिव हो जाती, बदला लेती, लाइक उस टाइप का एंग्री मुझे वुमेन हो जाती एंग्री है। वुमेन हो जाती, लाइक उस टाइप का एक मैं मूवी करना चाहती हूँ। अच्छा, आपके बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है? मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है अच्छा। एंड श्रीदेवी अभी तो रही नहीं, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी। बिल्कुल नेचुरल काम उन्होंने किया आज तक, जब तक रही वो बहुत अच्छा काम की। और अभी भी मैं बहुत से उनके जो मूवीज़ या सॉन्ग्स में देखती रहती हूँ। और देन मुझे काजोल काजोल जी, जी। काजोल का भी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, चुलबुलापन। जनरली लोग सोचते हैं कि अपने लिए एक साल भर का प्लान बनाते हैं, और चूंकि एक नए साल की शुरुआत हुई है 2024 की, तो इस साल आपके आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या आपकी अपनी इस साल की क्या प्लानिंग है? इस साल देखिए अभी 4-5 ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बड़े बजट की है, और उनको कंप्लीट करना है। एंड 1-2 मूवीज़ की बात भी हुई है, बट बस बात हुई है कि हाँ, आपको करने ही है। जिस दिन एग्रीमेंट हो जाएगा उस दिन फाइनल समझूंगी। अच्छा। तो और ख़ुद का भी है, मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, वर्षा ऋतु ऑफिशियल। तो उस पर भी कुछ कुछ सॉन्ग्स हैं, बड़े सॉन्ग्स हैं, वो करने हैं। आप इंस्टा पर हैं? जी। कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने देखा नहीं है। 93.2। हाँ, ये आप सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहती हैं? थोड़ा कम रहती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है मैं 1-1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हूँ। उससे पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। सोशल मीडिया को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानती हैं आप अपने बहुत लिए, बड़ा या प्लेटफॉर्म अपनी इंडस्ट्रीज के लिए? है, बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। बिकॉज मैं इंस्टा में रील्स नहीं बनाती थी, और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि वर्षा जी आप रील्स क्यों नहीं बनाती हैं? तो सोचिए, मैं इतना भी ध्यान नहीं देती, मैं बोलती थी रील्स वो क्या है? वो मेरे पे हंस पड़ा, बोलता अच्छा। क्या वर्षा जी आप आर्टिस्ट होकर रील्स के बारे नहीं जान रही। हाँ। तो मैं उसको बोली सीरियसली मैं सोशल मीडिया पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ। देन उसने मुझे बताया कि आप इंस्टा डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उस पर आप देखो ऐसे 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 होता है। तब फिर वहाँ से मैंने रील्स बनाना शुरू किया, और इतने जल्दी इतने फॉलोअर्स हो गए। मैं इंस्टा इंस्टॉल की थी आई थिंक कोविड के वक्त। अच्छा, फुर्सत में बढ़िया काम कर लिया आपने इंस्टा डाउनलोड करके। हाँ। तो अब चूंकि हमारे पास, यानी नागपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के पास बहुत सीमित संसाधन हैं और उतने ही सीमित दायरा भी है, तो क्या लगता है कि कितने दिन ये सरवाइव कर पाएगा ये इंडस्ट्री? देखिए हमारे पास ना, हमारे मतलब नागपुरी के व्यूअर्स बहुत हैं,
केवल झारखंड में ही नहीं है, असम में है, असम में है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में, अंडमान में है। अंडमान में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं यहाँ के सॉन्ग्स को। कुछ फैंस हैं वहाँ के, मुझसे बात होती है उनकी। तो और अगर यही हाल रहा तो मुझे पता नहीं लगता ऐसा कि पता नहीं क्यों हमारा इंडस्ट्री का क्या होगा, आगे बढ़ेगा या नीचे चला जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि इस वक्त वो बड़े खतरे की दौर से गुजर हाँ रहा जी, है। जी बिल्कुल। अब कोई इंटरेस्ट मुझे दिखाई नहीं देता। आपके अप्रोचेस कितने आ रहे हैं, उसका फ्लो कितना कम हो गया है? मूवीज़ के लिए लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि वहाँ की रियल स्टोरीज बताओ, झारखंड के रियल स्टोरी पे वो काम करना चाहते हैं। अच्छा। कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे बात हुई है। तो अब यहाँ की रियल स्टोरी तो कुछ है जो कि बन चुकी है। बिरसा मुंडा जी के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है, एक नहीं बहुत सी मूवीज बन चुकी है। तो वैसे अगर यहाँ के क्रांतिकारियों को अगर चुना जाए तो उन पे बहुत सारी मूवीज़ बन जाएंगी, क्योंकि बिरसा मुंडा जी ही नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। तो अगर लोग बनाना चाहे तो उनके ऊपर भी बना सकते हैं। एंड डायन प्रथा के ऊपर भी अभी बना ही था नासूर, राजीव सिन्हा जी की मूवी। तो उनकी मूवी भी में वो टॉपिक आ चुका है। धूमकुड़िया में जो है वो टॉपिक भी आ चुका है। तो फिर भी बहुत से टॉपिक्स हैं, उस पर मूवी बन सकती है। बट बात वही है कि केवल मूवी बनाने से तो नहीं होगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसकी रिलीजिंग एंड रिकवरी फिर होती है, यानी वो मेन प्रॉब्लम है। चलिए, मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ। यहाँ के ट्रैफिकिंग पर ज़रूर आप लोग मूवी बनाएं, क्योंकि मैं जो देखता हूँ कि ट्रैफिकिंग कर यहाँ की लड़कियाँ बड़े शहरों में ले जाई जाती हैं। वो स्टोरी लिखा जा रहा है उसके ऊपर और फिर वो किस तरह से उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जिन सपनों को लेकर के जाती हैं वो बिल्कुल उससे अलग सी तस्वीर निकल करके आती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वर्षा जी, इस बातचीत के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए एक कामयाब वर्ष साबित हो सके। तो आप देख रहे थे द सोरेन शो, और द सोरेन शो में हमारे साथ थी नागपुरी, भोजपुरी भी कहेंगे क्योंकि इन्होंने भोजपुरी में भी काम किया है, नागपुरी भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस वर्षा लकड़ा उर्फ वर्षा ऋतु। अगले एपिसोड में फिर किसी एक खास शख्सियत के साथ फिर से रूबरू हो गए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।